नमस्कार। आइए कुछ आज आयुर्वेद के बारे में फिर से चर्चा करें। 4 बज चुका है। कल हम लोगों ने तीव्र ज्वर के बारे में चर्चा की थी और आज शीत पित्त के बारे में चर्चा करेंगे। विजय सैनी जी उपस्थित हो गए हैं, विनेश्वरी श्रीवास्तव जी, कुश गौड़, योगेश महाजन, विकास चौधरी, योगेश महाजन, परेश मन्या, सुनील रातुरी, विजय सैनी जी, अर्चना वर्मा जी, आदित्य त्रिपाठी, धीरज कुमार, मनदीप शुक्ला, मुकम्बिका रचना, सविता पटेल, कविता शर्मा, ज्योति बाला डामोर, ऐसे सभी समय अनुसार उपस्थित हो गए हैं। वंदना पाठक भी उपस्थित हो गई। हमारी वरिष्ठ श्रोता हैं शिल्पा पालस्कर जी, आदित्य त्रिपाठी, विकास चौधरी जी। तो अनेक चिकित्सक बिल्कुल समय से उपस्थित हो जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि प्रोग्राम बड़े अच्छे ढंग से देखा जा रहा है। आइए कुछ प्रश्न ले लेते हैं। डॉक्टर विजय सैनी, उनका प्रश्न है, एक्सेसिव स्नीजिंग, बहुत अधिक छींक आती है। निश्चित रूप से या तो किसी चीज़ की उनको एलर्जी है या फिर उनको स्थायी रोग हो गया है जिसको हम जीर्ण प्रतिश्याय या पीनस कह सकते हैं। एक्सेसिव स्नीजिंग हो तो इसमें निश्चित रूप से नस्य कर्म ही ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। नस्य कर्म में 2 दिन स्नेह नस्य, इंद्रिय वर्धक तैल से 4-4 बूंद दिन में 2 बार, और प्रत्येक तीसरे दिन अवपीड़न नस्य करें। अवपीड़न के लिए मैं कई बार बता चुका हूँ। शिग्रु, वचा और विडंग, इनको बराबर बराबर मात्रा में बारीक पीस करके रख लें और जिस दिन नस्य करना है 2 चम्मच लेके उसमें पानी थोड़ा मिला के चटनी जैसा बना के रख लें। दूसरे दिन उसको मसलें, छाने और 6 से 8 बूंद की इसकी मात्रा होती है। तो 2 दिन स्नेह नस्य इंद्रिय वर्धक और तीसरे दिन अवपीड़न नस्य देवें। लगातार 21 दिन का कोर्स करें। इसके अलावा सिद्ध मकर ध्वज 60 मिलीग्राम, महालक्ष्मी विलास रस 60 मिलीग्राम और स्वर्ण वसंत मालती 60 मिलीग्राम, ये दिन में 3 मात्राएं शहद के साथ या च्यवनप्राश के साथ सेवन कराएं। इसके अलावा हरिद्राखंड 5 ग्राम दिन में 2 बार। टैबलेट एक्स्ट्रा इम्यून चरक की है, ये इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं व्याधि क्षमता की कमी होती है तभी ये एलर्जिक कंडीशन आती है। तो ये ट्रीटमेंट सम्मिलित रूप से करें। साथ में यदि कॉन्स्टिपेशन है तो एरण्य भ्रष्टाहित की या मलतासर गूदा रोजाना आप सेवन कराएं। डॉक्टर भानु प्रताप जी ने सियाटिका ट्रीटमेंट पूछा, सियाटिका की ट्रीटमेंट के बारे में। जैसा आप जानते हैं, स्पिक पूर्वो कटिपुरुषोरु जानुजंघापतक्रमात् गृदसी स्तंभरुक्तोदय गृहात कुप्तो महु वाताद वात कफा तंद्रा गौरवारुचकान होता है। 2 प्रकार का है, वातज है और वात कफज। ये थोड़ा डायग्नोस करने का प्रयास करें। वैसे इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है अंतराम कनराम गुल्फम श्रावस्ती अग्निकर्मचा। अंतराम कनराम गुल्फम, गुल्फ संधि के जो ईचेस टेंडन है उसके बीच में जो भी वेंस हो या जो भी प्रोमिनेंट वेंस हो उससे रक्त मोक्षण करना चाहिए। इसके अलावा वस्ती और विरेचन, ये मुख्य ट्रीटमेंट है। तो सर्वप्रथम आप विरेचन करा दें। विरेचन कराने के पश्चात फिर वस्ती करें। वस्ती इसमें माधु तैले वस्ती श्रेष्ठ रहेगी। माधु तैले समय स्याताम क्वाथा हिरण्य मूल जाहा पलार्ध सत्पुष्पाया तथो अर्ध सैंधवस्या फलेन एकेन संयुक्ता खजन चा बिलोड़ता दया सुकोषण विजा माधु तैले संगता। माधु तैले वस्ती का उल्लेख मेरी किताब में है। उसको बनाने का तरीका भी है, कैसे बनाना है। आप उसको 16 वस्ती दे दीजिए, अनुवासन वस्ती के रूप में सहचर वस्ती दीजिए। इससे निश्चित है रोगी को लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा रक्त मोक्षण कराएं। जो भी वेन मिल जाए ईचेस टेंडन के या जो गुल्फ संधि है उसमें कहीं पर भी, तो रक्त मोक्षण भी इसमें बहुत अच्छा लाभ करता है। अग्निकर्म भी लंबोसेक्रल रीजन में अग्निकर्म करते हैं, उससे भी लाभ होता है। प्रैक्टिकली आप तो जो मैंने बताया विरेचन, वस्ती और इसके बाद कटिवस्ती करें।
लंबोसेक्रल रीजन में, जहाँ से सियाटिका नर्व की उत्पत्ति होती है, उसके चारों तरफ आप उड़द दाले का घेरा बनाएं 2 अंगुल ऊंचा, और उसमें ऑयल भरें। ऑयल में दशमूल, सहचर, अश्वगंधा बलादि तैल, महामास तैल आदि का प्रयोग आप कर सकते हैं। धारण काल 40 से 45 मिनट, फॉलोड बाई पत्रपिंड श्वेत। उसके बाद पत्रपिंड श्वेत कराएं। पत्रपिंड में एरण्य पत्र, निर्गुंडी पत्र और पारिजात पत्र, इसका प्रयोग करें पत्रपिंड श्वेत के लिए। इसके अलावा पारिजात का काढ़ा बहुत ही उपयोगी है सियाटिका में। करीब 15 पत्ते ले लें, धो लें गर्म पानी से, फिर बारीक काट करके उसका काढ़ा बना लें। और जैसे 15 पत्ते हैं तो उसमें 4 कप पानी डालें, 1 कप बचे तब तो पकाएं छानने में, और इसमें आधा चम्मच त्रिकटु डाल दें। दिन में 2 बार खाली पेट इसका सेवन करें, इससे तत्काल लाभ प्राप्त हो। 20 से 21 दिन के कोर्स में ही पेशेंट को 100% लाभ प्राप्त हो जाता है। औषधियों में एकांग वीर्य रस 125 मिलीग्राम, शिलाज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम और गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, ये एक मात्रा है। ऐसे दिन में 2 या 3 मात्राएं शहद के साथ आप सेवन कराएं। मृणाली पटेल 10 वर्ष से किसी पेशेंट को एपिलेप्सी है, ट्रीटमेंट ले रही हैं। न्यू बॉबी छोटा बच्चा है, उसको भी एपिलेप्सी हो गया है। एपिलेप्सी यदि आप बिल्कुल अच्छी तरह ट्रीटमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से ठीक हो जाता है, क्योंकि इसमें पैथोलॉजिकल कोई विकृति नहीं होती है, फंक्शनल डिफेक्ट होता है। अगर किसी ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर आदि से एपिलेप्सी हो तो उसका तो ऑपरेशन कराना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर जो एपिलेप्सी होती है वो उसका कारण पता नहीं चलता है किस वजह से हो रहा है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण कई प्रकार के विष उत्पन्न होते हैं, उसकी वजह से एपिलेप्सी हो सकती है। इसमें जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है तो इसमें तीक्ष्ण कर्म कराना है, तीक्ष्ण वमन और विरेचन और वस्ती देना है। तैरावृतानाम हृत्सोसो मनसाम संप्रबोधनम तीक्ष्ण यादव भिषक कुर्याद कर्म भी वमनाद भी। कल्याण घृत से आभ्यंतर स्नेहपान करें और फिर तीक्ष्ण विरेचन कराएं। तीक्ष्ण विरेचन से मतलब मेरा कुटकी है, अमलतास है, त्रिव्रत है, छोटी हरड़ है, इन प्रत्येक को 30-30 ग्राम लेके काढ़ा बना लें 100 ml और 40 ml कैस्टर ऑयल मिलाएं। जरूरत पड़े क्रूर कोष्ठी हो तो एक शबीधी रस भी आप 125 मिलीग्राम मिला करके विरेचन के लिए देवें। अच्छी तरह विरेचन हो जाए, संसर्जन क्रम कराएं और संसर्जन क्रम करने के पश्चात फिर वस्ती का प्रयोग करें। वस्ती के द्रव्यों में आप जो मेध रसायन के द्रव्य हैं वो ले सकते हैं। शंखपुष्पी, मंडूक पर्णी, गिलोय और मुलहठी, इनका काढ़ा बना लीजिए 300 ml। फिर इसमें कल्याण घृत 50 ml, शहद 50 ml और सेंधौ 5 ग्राम मिला के विधिवत वस्ती 16 वस्तियों का कोर्स दें विरेचन के बाद। और इसके बाद नस्य कर्म कराएं। नस्य कर्म, तीक्ष्ण नस्य कर्म, धमापन देना चाहिए। इसमें जो है पिपली और अपामार्ग, पिपली और अपामार्ग समान मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें और जिस दिन नस्य देना हो उसके 1 दिन पहले 2 चम्मच चूर्ण लेकर के पानी में मिला के चटनी जैसा बना के रख लें। फिर दूसरे दिन अच्छा मसलें छानें और इससे नस्य कर्म आप देवें। ये नस्य कर्म की ये धमापन भी इसमें दे सकते हैं, अवपीड़न भी और धमापन भी। अवपीड़न की मात्रा मैंने बताई 6 से 8 बूंद और धमापन की मात्रा होता है 3 मुचटी 1 नासक लिए। 3 मुचटी माने 1 अंगुष्ठ और तर्जनी, अंगुष्ठ और तर्जनी इतने बीच में जो मात्रा आ जाती है उसको बोलते हैं 1 मुचटी। ऐसा 1, 2, 3 ऐसा यहाँ डाल के और 3-3 मुचटी प्रमाण है। 1 नासा में 3 मुचटी यानी 6 मुचटी आप कलेक्ट कर लें और 6 अंगुल लंबी नली में डाल करके धमापित किया जाता है। ये शोधन टाइप के नस्य होते हैं। तो प्रत्येक तीसरे दिन शोधन नस्य करें, 2 दिन जो है स्नेह नस्य, यहाँ माल कांगली या ज्योतिषमती ऑयल का आप नस्य देवें, या ब्राह्मी तैल का भी नस्य, ब्राह्मी घृत या ब्राह्मी तैल का भी आप नस्य दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा कोर्स करें। और इसके बाद क्या, जब से आपके पास पेशेंट है आप उन्माद कच के केसरी रस 125 मिलीग्राम, स्मृति सागर रस 125 मिलीग्राम और योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, वात कोलांतक 60 मिलीग्राम, ये योग जो है लगातार दिन में 2 बार शहद के साथ या ब्राह्मी अवलेय के साथ सेवन कराएं। ब्राह्मी बटी, मेध बटी 2-2 गोली दिन में 2 बार, शंख पुष्पी घन 2-2 गोली दिन में 2 बार, सारथ स्वतारिष्ट 4 चम्मच पानी भोजन के बाद, ये चिकित्सा करें। बच्चे में जो न्यूबॉर्न बॉबी है
उसको मात्रा आधी कर दें। जैसे स्मृति सागर 60 मिलीग्राम, 60 मिलीग्राम, योगेंद्र 30 मिलीग्राम, वातकुलांतक 30 मिलीग्राम और पेशेंट को देवें। तो चूँकि उसमें बमन विरेचन आदि तो नहीं करा पाएंगे, लेकिन नस्यकर्म ज्योतिस्मृति आयल का नस्यकर्म देवें। इसमें भी शोधन नस्य न देवें। बच्चों को 7 साल के नीचे बच्चों को नस्य वर्जित है। वो नस्य से मतलब शोधन नस्य, वो वर्जित है। डॉक्टर निर्मला स्वाल ने सर्वाइकल इरोजन और एंडोमेट्रियोसिस के बारे में पूछा है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। तो सर्वाइकल एक्टोपियोन भी इसके कहते हैं। इसका दूसरा नाम है सर्वाइकल एक्टोपियोन। जब यह सर्वाइकल कैनाल के अंदर ग्रेनुलर सेल्स, सॉफ्ट सेल्स डेवलप हो जाते हैं और जब ये सर्विक्स के आउटर सरफेस में आ जाते हैं, तब इस कंडीशन को सर्वाइकल इरोजन या सर्वाइकल एक्टोपियोन कहा जाता है। इसमें जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो पेन एंड ब्लीडिंग ड्यूरिंग और आफ्टर सेक्स, लाइट डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस, सफ़ेद पानी की शिकायत इसमें होती है। इसके अलावा स्पॉटिंग बिटवीन पीरियड्स, 2 पीरियड्स के बाद में स्पॉटिंग बीच बीच में होती रहती है और इसका समय पर इलाज न किया जाए तो कैंसर के रूप में भी डेवलप हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस सामान्यतः यूट्रस के अंदर अनवांटेड टिश्यू उत्पन्न हो जाते हैं, परंतु जब ये टिश्यू यूट्रस के आउटर लेयर में उत्पन्न हो जाते हैं तब इस व्याधि का नाम एंडोमेट्रियोसिस होता है। ऐसे टिश्यू ओवरीज में, फैलोपियन ट्यूब में, इंटेस्टाइन में भी हो सकते हैं। सिम्टम में पेन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटीज़ होंगी। इसमें निश्चित रूप से शोधन आप कराइए, विरेचन कराएं। विरेचन करने से ज़्यादा लाभ होगा। विरेचन करने के पश्चात फिर इसमें वस्ती देवें। लेखन वस्ती इसमें देना पड़ेगी। लेखन वस्ती में त्रिफला, वायविडंग, गिलोय, इनका काढ़ा बना के आप दें, या आप जो हम शोथग्न वस्ती देते हैं, वरुणादि क्वाथ और तृण पंचमूल क्वाथ 50-50 ग्राम लेके और काढ़ा बना लें 300 ml और विधिवत वस्ती देवें। अगर संभव हो तो उत्तर वस्ती दें। उत्तर वस्ती से इसमें ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा पंचवल्कल से प्रक्षालन करें। एक दिन पंचवल्कल से, एक दिन जो निम्ब काढ़ा, उससे जो है स्थानिक प्रक्षालन करें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा प्रतरांतरक लौह 250 मिलीग्राम, शिलाज इत्यादि लौह 125 मिलीग्राम, प्रवाल पृष्टि 250 मिलीग्राम दिन में 2 या 3 बार सेवन कराएं। इसके अलावा पुष्यानुक चूर्ण 5 ग्राम दिन में 2 बार शहद के साथ सेवन कराएं ऐसी अवस्था में। के.एन. गंगवार, उन्होंने न्यूरोफाइब्रोमा के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। यह एक प्रकार से जेनेटिक डिसऑर्डर है। किसी भी नर्व में बेनाइन ट्यूमर उत्पन्न हो जाना ही न्यूरोफाइब्रोमा कहलाता है। किसी भी नर्व में कहीं भी ये ट्यूमर उत्पन्न हो सकता है नर्व में, और अगर नर्व में ट्यूमर हो गया तो उसके स्थान के आधार पर लक्षण उत्पन्न होते हैं। सामान्यतः बैलेंस प्रॉब्लम, वॉकिंग प्रॉब्लम, डिजीनेस, हेडेक, हैवीनेस, नम्बनेस और रिंगिंग इन ईयर्स, ये लक्षण रोगी में प्रायशः बेनाइन ट्यूमर में प्राप्त होते हैं। तो इसमें निश्चित है ट्यूमर के विरोधी चिकित्सा को करना है। तो यहाँ पर भी आपको लेखन वस्ती देना चाहिए। लेखन वस्ती से लाभ होगा। इसमें लेखन वस्तु में थोड़ा से परिवर्तन कर लें। त्रिफला, गिलोय, विडंग, गोक्षोर और कांचनार, ये मिला करके वस्ती निरूह वस्ती देवें। निरूह वस्ती से इसमें लाभ होगा। बीच में आवश्यकता पड़े तो नारायण तेल की अनुवासन वस्ती आप दे सकते हैं। इसके अलावा कांचनारी गुल 2 गोली सुबह शाम को, पल्सी न्यूरॉन 2 कैप्सूल सुबह शाम को, नियो 2 सुबह 2 शाम को सेवन आप करा सकते हैं। ये लगातार अगर आप विरेचन करा दें तो और अच्छा, विरेचन करने के बाद वस्ती देवें तो इसमें लाभ दुगना प्राप्त हो सकता है।
डॉक्टर विजय सैनी ने दूसरा एक प्रश्न पूछा है। इनके काफ़ी प्रश्न आते हैं कि दवाइयाँ कहाँ से लेना चाहिए। तो सामान्यतः दूध पापेश्वर है, डाबर है, कृष्ण गोपाल है, इन कंपनियों से लेना ठीक रहेगा। उचित दवाइयाँ और अच्छी बनती हैं। दिनचर्या पर लेक्चर, तो एक मैं नवीन को कहूँगा, नवीन जोशी जी को, कि वो एक दिन जूम में ये लेक्चर आयोजित कर दें, दिनचर्या पर लेक्चर। तो बढ़िया एक पौन घंटे का लेक्चर देंगे और आधुनिक दृष्टि से भी, और साथ साथ में जो हमारे प्राचीन काल में जो दिनचर्या अपनाई जाती थी वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और वो बहुत ही सुनने योग्य लेक्चर है। मैं नवीन से बोलूँगा। डॉक्टर कुश गौर, इन्होंने हेपेटाइटिस बी के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। हेपेटाइटिस बी दैट कैन बी क्योर्ड, उसका ट्रीटमेंट बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। अगर लगातार दवाई लेता है तो ठीक हो जाएगा। आरोग्यवर्धिनी एमलीक्योर डीएस 2 गोली दिन में 2 बार दीजिए। इसमें भूमि अमल की क्वाथ 30 ml खाली पेट में दोनों टाइम दें। अगर ये न मिले तो फलत्रिकादि क्वाथ, ये भी बड़ा उपयोगी है। आसो अरिष्ट में रोहित का अरिष्ट 4 चम्मच और 4 चम्मच पानी और भोजन के बाद दें। पहले अगर विरेचन करा दें तो ये औषधियाँ जल्दी लाभ करती हैं। विरेचन करा दें, त्रिफला घृत से आभ्यंतर स्नेहपान करके विरेचन कराएं। संसर्जन कम करने के पश्चात फिर आप दवाइयों का सेवन करें। रस औषधियों में यकृत प्रिहारी लौहलस 250 मिलीग्राम, शोथारी लौह 125 मिलीग्राम और शिलज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम दिन में 2 मात्राएं शहद के साथ सेवन कराएं। इसके अलावा सरपुंखा क्षार यदि मिले, सरपुंखा क्षार 250 मिलीग्राम दिन में 2 बार, नहीं तो सरपुंखा चूर्ण ही आप सेवन कराएं। इससे भी इसमें लाभ प्राप्त होता है हेपेटाइटिस बी में। और इसमें यदि खान पान आपने अच्छा रखा है, तली मली चीज़ें न खाएं, फास्ट फूड न खाएं, हल्का भोजन लेवें, तो आधा ट्रीटमेंट तो भोजन से ही हो जाता है। डॉक्टर राजकुमार, वर्धमान हरितकी का प्रयोग किस रोग में करते हैं? वर्धमान हरितकी का प्रयोग मैंने कभी नहीं किया है, मेरी जानकारी में भी नहीं है। हाँ, वर्धमान पिपली का प्रयोग जरूर मैंने किया है कई बार। ये रसायन अधिकार में पिपली रसायन का प्रयोग है। कर्मवृद्ध्या दशा हानि 10 पैपल्लिके धनम वर्धेद पैसा सार्धम तथैव आपने त्वापना जीर्णा जीर्णे च भुंजेत षष्टिकम क्षीर सर्पिसा पिपली नाम सहस्त्रस्य प्रयोग रसायनम। जलोदर के चैप्टर में रसायन के संबंध में पिपली रसायन करने का प्रयोग है। 3 पिपली, 6 पिपली और 10 पिपली रोज दे करके सहस्त्र 1000 पिपली का प्रयोग है। लेकिन प्रैक्टिकली 1 पिपली से चालू करते हैं 10 पिपली तक, और 10 पिपली से फिर कम करिए। ऐसा बार बार कम ज़्यादा करते हुए 2-3 कल्प आप प्रयोग करें। और अन्नपान इसका दुग्ध है, दूध के साथ इसको लिया जाता है। पिपली को एक दिन पहले गोमूत्र में भिगो के रखा जाता है, वो लेने से उसका शोधन हो जाता है और उसका प्रभाव अधिक होता है। तो पिपली रसायन के बारे में मुझे जानकारी है। बाकी हरितकी का रेफरेंस यदि आपको कहीं प्राप्त हो तो आप बताइएगा, तो उसको देख के हम चर्चा कर सकते हैं। शुभम एस पवार, इन्होंने हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर यदि कम हो, वास्तव में ऐसी कोई दवा नहीं है कि ब्लड प्रेशर, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है हम सर्पगंधा पट्टी देते हैं तो तत्काल कम हो जाता है। ऐसी कोई दवाई नहीं है कि ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाए। लेकिन प्रैक्टिकली जो हम देते हैं उसमें बृहत्वा चिंतामणि 60 मिलीग्राम, सिद्ध मकरध्वज 60 मिलीग्राम और बृहद कस्तूरी भैरव 60 मिलीग्राम, ये आप दिन में 2-3 बार शहद के साथ चटावें तो निश्चित है ब्लड प्रेशर इसमें बढ़ जाता है। इसके अलावा टैबलेट जेरीफोर्ट, टैबलेट ओजस 2 गोली दिन में 2 बार, अश्वगंधादि चूर्ण 5 ग्राम दिन में 2 बार, च्यवनप्राश, ब्राह्मी होले, द्राक्षाशव, अश्वगंधारिष्ट आदि औषधियों का प्रयोग हाइपोटेंशन में कर सकते हैं। खान पान में विशेष ध्यान रखें, खान पान अच्छा होना चाहिए, हैवी डाइट लें और बहुत ज़्यादा परहेज की ज़रूरत नहीं है इसमें। अगर ज़्यादा परहेज करते हैं, ज़्यादा उपवास रखते हैं तो निश्चित है हाइपोटेंशन की उपस्थिति हो सकती है।
तो इसका ध्यान रखें। डॉक्टर योगेश महाजन इन्होंने प्रश्न पूछा है कि प्रेगनेंसी की अवस्था में यदि कॉन्स्टिपेशन है तो क्या करें। प्रेगनेंसी की अवस्था में यदि कॉन्स्टिपेशन है तो कैस्टर ऑयल आप दे सकते हैं इजीली। इसमें कोई पेशेंट को या बच्चे को या गर्भ में कोई परेशानी नहीं आएगी। अमलतास और गूदा का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, या दुग्ध के साथ अंजीर 2-3 अंजीर खा लीजिए दुग्ध के साथ, गर्म दूध के साथ, या मुनक्का 10 नग मुनक्का इसका भी सेवन करें। इससे भी कॉन्स्टिपेशन दूर होता है और गर्भ में या गर्भिणी को कोई परेशानी नहीं है। अगर कैस्टर ऑयल देना है तो प्रातःकाल खाली पेट में 20 ml ले दें, 20 ml और करीब 50 ml दुग्ध गर्म में दूध में मिला करके सेवन कराएं। इससे मोशन 1-2 मोशन हो जाएगा। या अमलतास और गूदा 20 ग्राम ले लें, 4 कप पानी, 1 कप बचे तब तक पकाएं, ऐसा 1 कप आप दे दें तो इससे भी 2-3 बार मोशन हो जाएगा और इसमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। ज़्यादा यदि आपको डर है तो आप एनीमा लगा सकते हैं, आप पानी का एनीमा लगा दीजिए, इससे ही विरेचन हो सकता है। बाकी बहुत तीक्ष्ण औषधियों का प्रयोग हमको नहीं करना है, ये ध्यान देना है। विनोद पटेल जी ने बार बार प्रतिश्याय होता है, क्या करना चाहिए। जब व्यक्ति का व्याधि क्षमत्व कम हो जाता है तो जरा सा कोई एलर्जी हो जाती है और उससे प्रतिश्याय बार बार होता है। ऐसी अवस्था में आप नस्य कर्म कर लें। नस्य कर्म आप 2 दिन स्नेह नस्य इंद्रिय वर्धक तैल से या अणुतैल से, और प्रत्येक तीसरे दिन अवपीड़न नस्य। अवपीड़न के लिए मैं कई बार बता चुका हूँ, शिग्रू, बचा और विडंग, इसका अवपीड़न नस्य देवें। साथ में सिद्ध मकर ध्वज 60 मिलीग्राम, लक्ष्मी विलास रस 60 मिलीग्राम, स्वर्ण बसंत मालती 60 मिलीग्राम, ये एक मात्रा है। ऐसे दिन में 3 मात्राएं च्यवनप्राश के साथ इसका सेवन कराएं। इसके अलावा एक्स्ट्रा इम्यून टैबलेट, इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए, बूस्ट करने के लिए इसका प्रयोग करें। हरिद्राखंड का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को। तो बार बार प्रतिश्याय नहीं होगा। लगातार 2-3 महीना दवाई लीजिए तो आपका अंदर का जो इम्यून सिस्टम है वो डेवलप होगा और जो बार बार आपको प्रतिश्याय होता है वो नहीं होगा। डॉक्टर अमित सिंह ने गायनिक डिसऑर्डर के बारे में भी लेक्चर चाहा है, आगे देखेंगे। गायनिक प्रॉब्लम ज़्यादातर तो श्वेत पदर, रक्त पदर यही लक्षण मिलते हैं या इनफर्टिलिटी के लक्षण मिलते हैं। इसके बारे में हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। अब आइए, जो हमारे चिकित्सक इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और बड़े तल्लीनता से प्रोग्राम देख रहे हैं, उन सबको आभार और बहुत सम्मान देते हैं मुझे। डॉक्टर पंकज शुक्ला जी, डॉक्टर संतोष सिंह, डॉक्टर कुश गौड़, डॉक्टर आशुतोष कुमार जी, डॉक्टर कौशिक पंचाल, डॉक्टर गिरिराज प्रसाद शर्मा, डॉक्टर महेंद्र कौशल, डॉक्टर रीना शर्मा, उषा तबाहनी, डॉक्टर सोनल पटेल, डॉक्टर अर्चना वर्मा, डॉक्टर सुनील रातौरी, रेखा वर्मा, सुकुमार जोशी जी, डॉक्टर मुकम्बिका रचना, डॉक्टर मनोरंजन साहू, विनेश्वरी श्रीवास्तव, संदीप सिंह चौहान, डॉक्टर संतोष शर्मा, आनंद आयुर्वेद, नीलम शुक्ला, डॉक्टर शैलेंद्र ठाकुर, KN गंगवार, योगेश महाजन जी, कुलभूषण हसीजा, मनीष खरे, गौरव पारधी, शिल्पा पालस्कर, भानुप्रिया, अरुण शर्मा और भानु प्रताप सिंह। इसके अलावा संध्या पांडे, दिनेश यादव जी, डॉक्टर नवीन जोशी जो कि इस कार्यक्रम को संचालित करते हैं, डॉक्टर संजय, डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर विकास चौधरी और वंदना पाठक जी। आप सब नित्य प्रतिदिन समय पर उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं और ज्ञान के इस प्रवाह में आप भी उपस्थित होते हैं, इसके लिए आपको हार्दिक धन्यवाद। अब आइए आज शीत पित्त के बारे में चर्चा करें। सामान्यतः इसको अर्टिकेरिया कहते हैं और आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में एलर्जी के कारण ये होता है कि किसी चीज़ से एलर्जी हो जाए तो शीत पित्त की उत्पत्ति होती है, लेकिन कई बार ये स्थायी स्वरूप प्रदान कर देता है, स्थायी हो जाता है और पेशेंट को रोजाना अर्टिकेरिया, रोजाना शीत पित्त होता है और पेशेंट बहुत तकलीफ में रहता है। बृहत्त्रय में इसका स्पष्ट वर्णन नहीं है, लेकिन माधव निदान और भाव प्रकाश में शीत पित्त का बड़ा विस्तृत ढंग से वर्णन किया है। आचार्य चरक ने नानात्मज रोग में उदर्द का उल्लेख किया है, कफज व्याधियों के अंतर्गत उदर्द रोग का। अष्टांग हृदय ने उत्कोट, कोठ और क्षुद्र
उत्कोट और कोट, इनको क्षुद्र रोग के वर्णन किया है अष्टांग हृदयकार ने, लेकिन विस्तृत वर्णन आपको माधव निदान और भाव प्रकाश में प्राप्त होता है। शीत पित्त वात कफ वात प्रधान है। देखिए शीत पित्त है, उदर्द है और कोट है, इसको अंतर समझिए। शीत पित्त में वायु प्रधान होता है, उदर्द में कफ प्रधान और कोठ में रक्त और कफ प्रधान दोष होते हैं। शीत पित्त को जैसे हमने बताया अर्टिक्रिया कह सकते हैं, मुख्यतः एलर्जी के कारण ये होता है आधुनिक दृष्टि से। उत्तरोत्तर जीर्ण अवस्था इनकी हो जाती है। शीत पित्त से उदर्द और उदर्द पित्त से कोठ चिकित्सा में कठिन है। शीत पित्त त्वचा के ऊपर दतैया के काटने के समान उत्पन्न शोथ को शीत पित्त कहा जाता है। उदर्द को त्वचा के ऊपर तीव्र कंड युक्त शोथ हो जाए तो उसको उदर्द कहते हैं। कोठ त्वचा के ऊपर कंड युक्त रक्तगत शोथ हो जाए उसको कोठ या उत्कोट कहा जाता है। इसके निदान शीत वायु का निरंतर स्पर्श, छर्द वेग को धारण करना या रोकना, वमन के अयोग में शीत उष्ण एक साथ प्रयोग करने से, कभी ठंडा ले लें कभी शीत द्रव्य का सेवन कर लें, इसलिए एलर्जी हो जाती है। असात में आहार का सेवन, विरोधी आहार विहार का सेवन, भल्लातक केवांच के स्पर्श से एलर्जी हो जाती है और शीत पित्त की उत्पत्ति हो जाती है। कृमियों के कारण भी ज्वरो विवरणता शूलम हृदरोगम सद्दम ब्रह्म भक्तद्वेष अधिसारस संजात कृमि लक्षणम। ज्वरो विवरणता शूलम, विवरणता तो कृमियों के कारण भी शीत पित्त होता है। संख्या के योग का मात्रायुक्त सेवन न करने से भी ज़्यादा यदि सेवन कर लिया तो शीत पित्त की उत्पत्ति हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य है कि ज़्यादातर शीत वायु से स्पर्श और ऐसे द्रव्य जो उत्तेजक हैं उनके स्पर्श से तकलीफ होती है। दुष्चरते स्फोटक कोठ कंडु हृत खाब सुंदरी गुरु गात्र चाचा, ये जो वमन के अयोग के लक्षण के रूप में इसका उल्लेख आता है। शीत पित्त और उदर्द और कोठ इसका वर्णन एक साथ किया है। शीत मारुत संस्पर्शाद प्रदुष्टो कफ मारुतो शीतोष्ण द्रव संस्को शीत मारुत संस्पर्शाद प्रदुष्टो कफ मारुतो पित्तेन सह संभूय वही अंतः विसर्पता वर्टी दृष्ट संस्थाना श्रोता संजायते बहु सकंदुस्तोद बहुला क्षर ज्वर विदयमान उदर्दम ऋतम विद्याद शीत पित्तम मथा परे वादादिकम शीत पित्तम उदर्दस्तु कफोद्भवाः। और कोठ और उदर्द का जो वर्णन है, असम्यक वमनो उदीर्ण पित्त श्लेष्मानि निग्रहे मंडलानि सा कन्नूनि रागवंती बहुनुचा उत्कोटा सा अनुबंधस्य कोठित्य विधीयते, ये इसकी संप्राप्ति का कारण है। शीत मारुत का स्पर्श, मैं संप्राप्ति का विवरण दे रहा हूँ आपको, मैंने श्लोक सुनाया अब इसको समझा पा रहा हूँ। शीत मारुत का निरंतर स्पर्श होना, कफ वायु का प्रकोप पित्त के साथ मिलकर त्वचा एवं आंतरिक रक्तादि धातुओं में फैलकर शीत पित्त या कोठ या उदर्द की उत्पत्ति करता है। पूर्व रूप के रूप में तृष्णा, अरुचि, हृल्लास, शिथिलता, नेत्रों में लालपन, गौरवता, ये लक्षण पूर्व रूप के रूप में होते हैं। रूप लक्षण, शीत पित्त के लक्षण ततैया जिसको बरैया कहते हैं उसे काटने के समान शोफ हो जाना, कंडू, तोद, छर्दी, ज्वर और दाह, ये मुख्य लक्षण शीत पित्त के होते हैं। उदर्द के मध्य में दबा शोथ, बीच में दबा हुआ होता है शोथ, रक्तवर्ण का कंडुयुक्त चकत्ते होते हैं और कफ प्रधान उदर रोग होता है। कोठ, ये वमन के अयोग के लक्षणों के रूप में वर्णन है। दुश्चरते स्फोटक कोठ कंडू लालिमा युक्त कई चकत्ते, कफ और पित्त प्रधान ये रोग है।
तो इस दोषानुसार ज्ञान प्राप्त के आधार पर हम आगे चिकित्सा ऐसी व्याधियों में करते। कोई भी व्याधि की चिकित्सा करना है तो आपको दोष का ज्ञान, दूष का ज्ञान, स्थान का ज्ञान ये बहुत आवश्यक है। आइए चिकित्सा पर विचार करें तो सबसे पहले निदान परिवर्जन। सामान्यतः शीत पित्त और उदर्द कोठ इन तीनों की चिकित्सा लगभग समान है और यह भी कहा है कि जो कुष्ठ की चिकित्सा है वही चिकित्सा शीत पित्त भी अप्लाई करते हैं, लेकिन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट थोड़ा से पृथक है कुष्ठ से। इसमें सर्वप्रथम कटु तेल से अभ्यंग करना चाहिए। शीत पित्त में, कोठ में, उदर्द में कटु तेल यानी सरसव तेल से अभ्यंग करना चाहिए। अभ्यंग करने के पश्चात फिर उष्ण जल से, शुद्ध जल से स्वेदन, सर्वांग स्वेदन करना चाहिए। उसके बाद वमन कराना है। वमन कराने के पहले 3-4 दिन दीपन पाचन औषधियों का प्रयोग कर लें, उसमें त्रिकटु या पंचकोल काढ़ा। उसके बाद फिर आभ्यंतर स्नेहपान आप पंचतिक्त घृत या महातिक्त घृत से आभ्यंतर स्नेहपान करा दें और स्नेहपान कराने के बाद फिर वमन कराएं। वमन के लिए इसमें विशेष कल्प का प्रयोग किया जाता है। पटोल पत्र, निम्ब छाल और वासा, ये 20-20 ग्राम लेके 100 ml काढ़ा बना लीजिए और इस काढ़े में 15 ग्राम मदन फल पिपली यौकुट करके भिगो के वमन के 1 दिन पहले रख दीजिए। दूसरे दिन प्रातः मसलिए, छानिए और सेंधव 2.5 ग्राम और शहद 20 ग्राम डाल करके इस वमन कल्प का प्रयोग वमनार्थ कर सकते हैं और इससे बहुत अच्छा पित्तांतम वमनम श्रेष्ठम कफांतम जब रेकमा हो और विद इन 15 मिनट वमन जो है प्रारंभ हो जाता है। आधा घंटे के अंदर वमन प्रक्रिया खत्म हो जाती है। इसके बाद वमन के 15वें दिन विरेचन। विरेचन में भी आभ्यंतर स्नेहपान पंचतिक्त घृत गुलू या पंचतिक्त घृत का प्रयोग करें या महापंचतिक्त घृत का भी प्रयोग आभ्यंतर स्नेहपान के लिए कर सकते हैं। वमन के 15वें दिन विरेचन, ऐसी व्यवस्था करें। विरेचन कल्प के रूप में भी एक विशेष कल्प का उल्लेख आचार्यों ने किया है। उसमें त्रिफला 20 ग्राम, गुग्गुलू 20 ग्राम, कृष्ण निशोथ 30 ग्राम और पिपली 10 ग्राम, इनको यौकुट करके काढ़ा बना लें 100 ml और इसमें 40 ml कैस्टोरॉल मिला करके विरेचन करा दें। संसर्जन करने के पश्चात रक्त मोक्षण कराएं। रक्त मोक्षण भी विशेष चिकित्सा है। चक्रदत्त कहते हैं महातिक्त घृत से 3 दिन आभ्यंतर स्नेहपान कर दीजिए और पश्चात रक्त मोक्षण पेशेंट में करिए। रक्त मोक्षण सार्वदैहिक हो यदि शीत पित्त तो शिरावेद, अन्यथा आप जलऊ का उच्चारण या प्रच्छालन से भी रक्त मोक्षण कर सकते हैं। अभ्यंगा कटुक तैलम च स्वेदस्य उष्णेन वारिणाः तथा आशुवमनम कारम पटोलारिष्ट वासिकई है त्रिफलापुर कृष्णाभि विरेकस्य प्रशस्यते। ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। अब आइए कुछ लेपों के बारे में चर्चा करते हैं। शीत पित्त में लेपों का बड़ा महत्व है। इसमें शुद्ध गैरिक आप पूरे शरीर में लेप कर ले प्रत्येक दूसरे दिन। आप देखेंगे अगर 5 बार आपने प्रयोग कर लिया तो इसमें काफ़ी आराम प्राप्त होता है। इसके अलावा दूर्वादि लेप, दूर्वा हरिद्रा इनका कल्क बना के बारीक पीस लें, लेप तैयार कर लें और इसको लगाएं। पूरे शरीर में है तो पूरी जगह लगाएं और नहीं तो जहाँ जहाँ शीत पित्त है वहाँ इसको लगाएं, दूर्वा और हरिद्रा। एक है सैंधवादि लेप। इसमें सैंधव, कूट और घृत, सैंधव, कूट और घृत इनका लेप तैयार करके लगाएं। एक सिद्धार्थादि लेप, इसका उद्धर्तन भी कर सकते हैं। इसमें सरसप, हरिद्रा, कूट, चक्रमर्द और सरसप तेल। तो आप सरसप यानी सरसों, पीली सरसों, हरिद्रा और कूट बराबर मात्रा, चक्रमर्द बराबर मात्रा में चूर्ण बना लें और फिर इसमें सरसप तेल मिला करके लेप कर सकते हैं और उद्धर्तन भी कर सकते हैं। यह भी बड़ी लाभकारी चिकित्सा है, अनुभूत चिकित्सा है। रस योगों में
शुद्ध स्वर्ण गैरिक रस 250 मिलीग्राम, सूत शेखर रस 125 मिलीग्राम, अमृता सत्व 250 मिलीग्राम। ये दिन में 2 मात्रा या 3 मात्रा शहद के साथ इसका सेवन कराएं। दूसरा रस योग है स्वर्ण माक्षिक 250 मिलीग्राम, स्वर्ण गैरिक 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम। दिन में 2 मात्राएं शहद के साथ सेवन कराएं। एक और योग है शीत पित्त भंजन रस 125 मिलीग्राम, कामदुधा रस 125 मिलीग्राम, चंद्रकला रस 125 मिलीग्राम। दिन में 2 बार शहद के साथ सेवन कराएं। और नेक्स्ट एक योग है, ये बड़ा उपयोगी है, सर्वतोभद्र रस 125 मिलीग्राम, यवक्षार 250 मिलीग्राम, चंद्रकला रस 125 मिलीग्राम। दिन में 2 या 3 मात्राएं शहद के साथ सेवन कराएं। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी 2 गोली सुबह शाम को, हरिद्राखंड 5 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ देवें। कैशोर गुग्गुल का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। आसो रिष्ट में सारिवाद्यासो, चंदनासो, महामंजिष्ठादि क्वाथ या खदिरा रिष्ट 1 या 2 इनका प्रयोग कर सकते हैं। आसो रिष्ट की मात्रा आपको मालूम है 10 to 20 ml, और सम मात्रा में जल मिला के भोजन के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से शीत पित्त के बारे में, अर्टिक्रिया के बारे में, चिकित्सा के बारे में और थोड़ा सा जानकारी, चूँकि जब तक संप्राप्ति और संप्राप्ति घटक लक्षण ज्ञान नहीं होगा तो चिकित्सा भी संभव नहीं है। इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त में रोग का थोड़ा सा वर्णन करके फिर चिकित्सा के बारे में हम लोग आते हैं। आज इतना ही। कल फिर 4 बजे उपस्थित होकर आपके सामने एक नए रोग के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको सादर नमस्कार। जय आयुर्वेद।